नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश आईटीआई फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो ट्रेनीज, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक। ये हमारा चैप्टर चल रहा है बेसिक फिटिंग, और इससे पहले क्वेश्चंस हम कॉन्सेप्ट्स के साथ अपने पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी पहले की सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट आईटीआई फर्स्ट ईयर फुल कोर्स में जाके उनको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। देखिए, आज के पहले क्वेश्चन में कहता है विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कास्ट आयरन। ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। देखिए, हेक्सा सभी लोगों ने यूज करा होगा। हेक्सा ब्लेड समथिंग इस तरह से होता है। एक मोटा फिगर बना रहा हूं मैं ऐसी आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो पिच क्या होती है, अगर आपने कोई एक पॉइंट अपना हेक्सा दांत के यहां पे माना, ये जो दूरी होती है ना, इसको पिच बोलेंगे। ये भी पिच है, ये दूरी भी पिच है, ये दूरी भी पिच है, तो ये सब बराबर होती है, तो इनको बोलते हैं पिच। अब देखिए, अब हमको जब अलग अलग चीजें काटनी होती हैं तो उसके लिए अलग अलग पिच होती है। जैसे अगर हमको यहाँ पे ब्रॉन्ज, ब्रास या फिर कास्ट आयरन काटना है, ठीक, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 1.80 mm की पिच। मतलब उसके दांत क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे, क्योंकि इनको हम सॉफ्ट मटेरियल मानते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, कास्ट आयरन हो गया। अगर हमको इससे कुछ हार्ड, जैसे हाई कार्बन स्टील हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, उसको कटिंग करनी है तो उसके लिए हम 1.40 mm की पिच लेंगे। पिच कम होने से क्या होता है, ये जो ब्लेड होते हैं इनकी हाइट भी कम हो जाती है। ठीक है, अगर ज़्यादा पिच होगी तो ये इस तरह से दूर दूर होंगे, अगर इनकी पिच कम होगी तो क्या होगा, ये इस तरह से पास पास में होंगे। तो अगर हमको सॉफ्ट मटेरियल काटना होता है तो हम हाई पिच लेते हैं, जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, कास्ट आयरन हमको काटना है तो हम 1.80 mm लेते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो गया। आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दें तो जो 1.40 mm की होती है ये हम हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के लिए यूज करते हैं। 1 mm जनरली हम जो पाइप्स होते हैं हमारे बड़े बड़े, उनको हमको काटना होता है तब हम यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 0.80 mm वाला, जिसकी पिच सबसे कम है। इसका क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो 0.80 mm पिच वाला हम तब यूज करेंगे जब हमको बहुत ही पतली पतली चीजें काटनी है। जैसा समझ लीजिए, जैसे आपको अपनी पेन की रिफिल के बराबर कोई अगर आपका मेटल आपको वो काटना है, ठीक है, तब हम 0.80 mm की पिच वाला यूज करेंगे। क्योंकि मेटल हमारा पतला है तो उसके लिए पतली पिच ही हमको चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन इससे ये पूछा गया था, पहले हमने उसको डिस्कस करा था वीडियो में, कि जो हमारी अगर हम छोटे जो पतले इस तरह के पीस होते हैं, अगर उसमें हम ज्यादा पिच वाले ब्लेड का यूज करते हैं तो टूट क्यों जाता है। ठीक है, उसका टूटने का कारण यही होता है क्योंकि उसमें फोर्स कुछ ही ब्लेड्स में ज्यादा लग जाता है। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पतले पाइप वगैरह होते हैं या पतले पिंस वगैरह होते हैं उसमें हम 0.80 mm का यूज करते हैं पिच का। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चिजल इज टू हाई। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। देखिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कल भी मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, दोबारा से रिवाइज करा दे रहा हूं। जैसे हमारी चिजल है और ये हमारा सरफेस है, ठीक है, सरफेस में ही हमको कटिंग कर रहा है, तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल है इसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, जिन्होंने कल हमारी वीडियो देखी होगी आज बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। ये हो गया क्लियरेंस एंगल। और ये जो 90 डिग्री के साथ ये जो एंगल बनाता है इसको हम बोलते हैं रेक एंगल। ठीक, तो आज आपसे इसमें रिपीट क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर एक क्लियरेंस एंगल बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब आपकी छेनी कैसे होगी। क्लियरेंस एंगल अगर आपको ज्यादा रखना है तो आपकी छेनी समथिंग कुछ इस तरह से होगी। क्लियरेंस एंगल ज्यादा हो गया ना, तो बताइए इस केस में क्या होगा। तो अब आप क्वेश्चन आसानी से खुद ही सॉल्व कर लेंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता है छेनी स्लिप करेगी, ऑप्शन बी कहता है सतह पर गड्ढा कर देगी, ऑप्शन सी कहता है कटिंग एज टूट जाएगी, ऑप्शन डी कहता है सतह से भारी धातु निकलेगी। तो सीधे सीधे कॉमन सेंस लगा के आप इसका समझ गए होंगे कि 82 का ऑप्शन क्या होगा, डिगिंग ऑन द सरफेस। ठीक, ये जो होगी आपकी सरफेस में अंदर तक घुसने का प्रयत्न करेगी, डिगिंग ऑफ सरफेस होगा। ठीक, कल आपसे पूछा था अगर क्लियरेंस एंगल कम होगा तब क्या होगा, तब उसका आंसर था अगर इसका क्लियरेंस एंगल कम होगा तो ये इस तरह से हो जाएगी, उस केस में स्लिप करेगी। ये रिपीट हुआ था कल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज फॉर रिवेटिंग पर्पसेस। रिवेटिंग में कौन सा हैमर यूज करते हैं। रिवेट्स आपने देखे होंगे चैनल गेट में, इस तरह से आपने देखे होंगे हेड, इस तरह से पेच लगे रहते हैं, उनका इस तरह से हेड होता है। ठीक है, तो ये हेड बनाने के लिए हम यूज करते हैं बॉल पीन हैमर का।
ठीक है, जो बॉल पिन हैमर होता है उसके पीछे बॉल टाइप की बनी होती है, तो उससे ठोक ठोक के इसको गोल बनाया जाता है, इसलिए रिवेटिंग में हम यूज करते हैं बॉल पिन हैमर का। ठीक है, मेरी कोशिश है कि रोज रात को 9 बजे हम एक वीडियो फिटर फर्स्ट ईयर की थ्योरी की अपडेट करते हैं, तो आप रोज रात को 9 बजे आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लाइव क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन? ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या है? कल भी यही क्वेश्चन पूछा था, कल वाले क्वेश्चन में फीड की यूनिट पूछी थी। ठीक है, तो हमने बताई थी मिलीमीटर प्रति रिवॉल्यूशन, ये फीड का हो गया। मगर आज आपसे पूछा है कि कटिंग स्पीड की क्या होती है, तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है पाई डी एन बट्टा 1000। ठीक है, जो डी होता है डायमीटर, ये मीटर में होता है हमारा व्यास इसका, और जो एन होता है ये होता है आरपीएम, राउंड्स पर मिनट, इसलिए इसकी यूनिट बनती है मीटर पर मिनट। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई डी एन बट्टा 1000। ये हमारी कटिंग स्पीड बताता है ड्रिलिंग में कि आपका मटेरियल कितनी जल्दी काट रहा है। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या तो फीड में से दिखेगा या फिर कटिंग स्पीड से देखने को मिलेगा एग्जाम में। ये एक बार पूछा भी जा चुका है शायद। ठीक है, तो मीटर पर मिनट इसका आंसर हो गया कटिंग स्पीड का। अगले क्वेश्चन में बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? तो जो एक्स में आपको दिखाया गया है इसको हम बोलते हैं लिप। ठीक, मगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें हम। देखिए, जो हमारी ड्रिल बिट होती है, इसका ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है ना, यहां से ये जहां से आपको गड्ढा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लूट। ठीक है, इनको बोलते हैं फ्लूट्स। और ये जो ऊपर का आपको पोर्शन दिखता है इसको बोलते हैं लैंड। और जो यहाँ पे कटिंग एज होती है ना, इसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक, और ये जो इसका आगे का पोर्शन होता है इसको बोलते हैं वेब या फिर कोर थिकनेस। ठीक है, ये और जो इसका आपको इस तरह से दिखता है ना, ये देखिए क्लियर है फिगर में, इसको बोलते हैं लिप। ठीक है, और ये हो गया फ्लूट। तो ये चीजें कुछ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये शैंक होता है जिससे आप इसको ड्रिल चक में फंसाते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ड्रिल के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिप। अगले क्वेश्चन में बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिलिंग मशीन? ये आपके सामने ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है। ठीक है, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। तो आपको इसको बताना है इसमें एक्स क्या है, तो पहले इसका पूरा फिगर देख लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये जो ड्रिलिंग मशीन होगी, सब लोग एक बार अपनी आइटम में आके अच्छे से देखें उस मशीन को कि क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको प्रयत्न करता हूँ यहाँ पे दिखाने का। आपने देखा होगा ड्रिलिंग मशीन में इस तरह से एक बाल लगा रहता है, इसको डेप्थ गेज कहते हैं। इसमें 2 नट लगे होते हैं जिससे हम मनचाहे इसको फीड दे सकते हैं, मतलब इसको इसको सेट कर सकते हैं कि ये कितना नीचे जाएगा। इसको डेप्थ गेज कहते हैं। ये आपका फीड हैंडल हो गया जहाँ से आप इसको फीड देते हैं स्पिंडल को। यहाँ पे बेल्ट गार्ड आपका लगा है, ये मोटर हो गई आपकी। कई चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। कॉलम हो गया, जैसे घर में भी होता है ना, जब घर बनाते हैं तो जो लंबा इस तरह से होता है उसको कॉलम बोलते हैं, तो वही कॉलम है। ठीक है, और जो ऐसे लंबा होता है उसको बीम बोलते हैं, फिर इसके ऊपर छत आती है, तो वही कॉलम है। ये सिंपल आप याद कर सकते हैं ऐसे। ये आपका लीवर हो गया जिससे आप अपनी जो आपकी वर्क टेबल है इसको ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, ये बेस हो गया, और ये होता है आपका चक। ठीक, इसको ध्यान से देखें, चक होता है जिसमें हम अपना ड्रिल बिट लगाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है ये एक्स पार्ट क्या है, तो ये है हमारा ड्रिल चक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड? थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? देखिए, एक रफ फिगर बना रहा हूं मैं। इस तरह से हमारे स्क्रू थ्रेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, एक हमारी बहुत अच्छी वीडियो भी है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर में, आप देख सकते हैं स्क्रू थ्रेड की, वहां भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं स्क्रू थ्रेड। ठीक, ये देखिए, ये जो हमारा ऊपर का डायमीटर होता है ना, ये वाला जो बिल्कुल बाहर से बना है, इसको हम बोलते हैं मेजर डायमीटर। और इसमें सबसे छोटा डायमीटर क्या बना सकते हैं आप स्क्रू थ्रेड में? ये बोल्ट है हमारा, तो सबसे छोटा डायमीटर यही बनेगा अंदर को छूते हुए, तो उसको बोलते हैं माइनर डायमीटर। अब मुझे आप कॉमन सेंस लगाते हुए बताइए कि अगर आपको मैंने मेजर डायमीटर दे दिया और आपको माइनर डायमीटर निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या फॉर्मूला बनेगा। माइनर डायमीटर बराबर, डी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, माइनर डायमीटर बराबर मेजर डायमीटर। ये वाला जो डायमीटर हो गया, इससे क्या माइनस करेंगे? 2 गुणा डेप्थ। डेप्थ क्या होती है? यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई होती है उसको हम बोलते हैं डेप्थ। अब 2 गुणा क्यों करा? क्योंकि एक बार आप यहां से कम करेंगे और एक बार आप यहां से कम करेंगे, तभी तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है माइनर डायमीटर बराबर मेजर डायमीटर माइनस 2 गुणा डेप्थ।
अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। आपको वर्नियर ये माइक्रोमीटर दिखाया गया है, ठीक है, माइक्रोमीटर है। इसको हमने कल भी डिस्कस करा था, फिर रिपीट क्वेश्चन आ गया है। भारत स्किल में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो जो मैं आपको वीडियो में क्लियर करता हूं आप उसको ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपके आने वाले 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कल भी रिपीट करा था। जिनको आता है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखते रहिए। तो ये जो इसका पार्ट होता है इसको बोलते हैं फ्रेम, जहाँ पे इसका लीस्ट काउंट और इसका लिमिट भी लिखी रहती है। ये वाले पार्ट को बोलते हैं एनविल, जो ये आगे पीछे मूव करता है इसको बोलते हैं स्पिंडल। यालो जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे इसको बोलते हैं बैरल, बैरल या फिर स्लीव। जो आपको राउंड में दिखता है इसको बोलते हैं थिम्बल स्केल, ठीक। और जो पीछे आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं रैचेट स्टॉप। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, ये वाला पार्ट पूछा है तो इसको क्या बोलेंगे, थिम्बल स्केल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 88 का सी हो गया राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको माइक्रोमीटर दिया है, ठीक, और आपसे इसकी रीडिंग पूछी हुई है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 टू 75 mm। 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। देखिए माइक्रोमीटर कई तरह के होते हैं। माइक्रोमीटर बेसिकली क्या है, माइक्रोमीटर से हम बहुत जो माइन्यूट डिस्टेंसेस होती हैं वो नापते हैं। अगर बड़े डिस्टेंस हमको नापनी है तो हम स्टील रूल वगैरह का यूज़ करते हैं, मगर जो माइक्रोमीटर वगैरह होता है हमारा ये बहुत ही प्रिसीजन छोटे छोटे डिस्टेंस मापता है, ठीक। तो इसकी एक लिमिट होती है। जैसे जनरली जो हमने माइक्रोमीटर देखे होंगे उनका ये जो मुंह होता है पूरा यहाँ तक बंद हो जाता है, इस तरह से आगे यहाँ तक आते हैं, ठीक। वो होते हैं 0 से लेके आगे जो भी उनकी लिमिट है, जनरली 15 mm 20 mm इस तरह से। मगर हमको क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमको कहा है कि जो हमारा माइक्रोमीटर है ये 50 से 75 mm तक ही पढ़ सकता है। मतलब मिनिमम में कितना पड़ेगा 50 mm और मैक्सिमम कितना पढ़ सकता है 75 mm। इसलिए इस तरह के जो हमारे माइक्रोमीटर होते हैं ये इससे आगे नहीं बढ़ सकते। इनके साथ एक इस तरह से 50 mm का दिया रहता है, ये यहाँ पे पूरा फिट हो जाता है, ठीक है। ये जो इसका स्पिंडल है ये आगे मूव नहीं कर पाएगा, ये गैप 50 mm का क्योंकि पहले से ही बना के दिया है। अभी जो हमारा माइक्रोमीटर है 50 से लेके 75 तक कुछ भी माप सकता है। 50 mm से लेके 75 mm तक कोई भी डिस्टेंस हो, 50.5 हो, 50.52 हो, 60 हो, 63 हो, 74 हो, ठीक है, 75 तक कुछ ही माप सकता है, ठीक। इसको बोलते हैं 50 से लेके 75 तक का माइक्रोमीटर, समझ गए। अब देखिए अब क्वेश्चन में हमको इसकी रीडिंग पढ़नी है, तो कॉमन सेंस मैंने आपको भी दिखा दिया पीछे, ठीक है। अब देखिए अब ये जो यहाँ पे हमारा 0 लिखा है ये 0 ना होके 50 होगा, क्योंकि हमारा जो माइक्रोमीटर है सबसे कम क्या पड़ता है 50 पड़ता है। जो इसमें 5 लिखा है ये 55 होगा, और इसमें जो 10 आपको दिख रहा है ये 60 होगा। 10 के बाद 61, 62 और 63, ठीक। 63 के बाद ये जो नीचे का पॉइंट होता है ना ये 0.5 दिखाता है। जैसे ये हमारा 50 है और ये 51 है तो नीचे वाला पॉइंट हो गया 51.5, फिर हो गया 52, फिर हो गया 52.5, फिर हो गया 53, फिर हो गया 53.5, फिर हो गया 54, हो गया 54.5, फिर हो गया 55, इस तरह से। तो उसी तरह से हमारा 60 होगा, ये होगा फिर 60.5, फिर 61, 62, 63 और ये वाला हो गया 63.5। तो उसको ध्यान से देखें 63.5 तो हमारा ऐसे ही हो गया, 63.50 भी कह सकते हैं इसको, ठीक। अब आगे ये कितना निकला है ये देखने के लिए आपको इसका थिम्बल स्केल देखना पड़ेगा। तो थिम्बल स्केल में कौन सी रीडिंग इससे मैच कर रही है, इसको गिने 11, 12, 13, 13 वाली मैच कर रही है। तो क्या करेंगे इसको 13 गुणा माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट से इसको इनटू कर देंगे। तो ये क्या बनेगा 63.50 प्लस 0.13। इसको आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 63.5 में 1 जोड़ेंगे 6, 0 में 3 जोड़ोगे 3, तो 63.63 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए ये राइट हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ठीक है। ये आपको वर्नियर हेड गेज दिख रहा है, एक मार्किंग इंस्ट्रूमेंट होता है, सब मार्किंग करते हैं प्रिसीशन। तो इसमें जो एक्स हमारा होता है ये क्या है, अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट्स में इसका आंसर कर दीजिए, ठीक है। ये होता है हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड। एक तो होता है हमारा मेन एडजस्टमेंट स्लाइड जिससे हम जल्दी जल्दी करते हैं। इससे अगर हमको बहुत बारीक कहीं से एडजस्टमेंट करना होता है तो हम इस पोर्शन से करते हैं, इसको बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड, ठीक है। और इसके 2 जॉ होते हैं, और ये जो आपको लंबा खड़ा हुआ दिख रहा है उसको बीम कहते हैं, और इसका बेस हो गया।
ठीक। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। आपके सामने एक वाइस का फिगर है और आपको इसका नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, जिसको इसका पता जल्दी इसका आंसर कर दीजिए कमेंट में। तो ऑप्शन आपके सामने हैंड वाइस, बेंच वाइस, टूल मेकर्स वाइस, क्विक रिलीजिंग वाइस। तो जल्दी इसका फिगर देख के बताइए कौन सी वाइस है। अब जो बच्चे भारत स्किल पढ़े बिना या फिर बिना इस फिगर को देख के एग्जाम देने जाएंगे, वो पक्का इसका आंसर गलत करके आएंगे ओवर कॉन्फिडेंस में। देखिए, मैं कई बार इस चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ। आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, पहली बार सीबीटी देने जा रहे हैं। कई बच्चे जब भारत स्किल पढ़ते हैं तो फिर ये फिगर वाले क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं, चित्र वाले क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। मगर मैं हर बार वीडियो में रिपीट करता हूँ कि चित्र वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो निमी जो आपका पेपर सेट करता है, मिनिमम 20% क्वेश्चन आपको फिगर वाले देगा ही देगा। लगातार 3 सालों से उसका पैटर्न चल रहा है कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 20-25 क्वेश्चन फिगर वाले आएंगे, तो इनको छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर किया है ऑप्शन बी बेंच वाइज, उस उनका आंसर है एकदम गलत। ठीक, इसलिए भारत स्किल पढ़ना जरूरी हो जाता है। देखिए, जो हमारी बेंच वाइज होती है उसमें आपने कभी इस तरह का एक हुक या फिर लीवर लगा हुआ नहीं देखा होगा, ऐसे उसमें दिख रहा है फिगर में। ठीक है, तो यही इसकी पहचान है, ये है क्विक रिलीजिंग वाइस। जिनका भी आंसर क्विक रिलीजिंग वाइस है उनका सही आंसर है। तो अगर आप एग्जाम देने जाएं तो एक बार सही से देख लें कि यहाँ पे कोई इस तरह का लीवर तो नहीं लगा है। अगर लीवर लगा है तो उसका आंसर होगा क्विक रिलीजिंग वाइस। ये वाइस क्या होती है, बहुत जल्दी खुल और बंद हो जाती है। ये लीवर को हम जैसे प्रेस करते हैं तो एकदम से इसका जो स्क्रू होता है डिसएंगेज होके ये वाइस एकदम से पीछे को आ जाती है, तो इसको बोलते हैं क्विक रिलीजिंग वाइस। ठीक है, और बाकी इसके सारे फंक्शन बेंच वाइस की तरह ही होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्विक रिलीजिंग वाइस। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। आपको एक फाइल दिखाई है, आपको बताना है कि एक्स पार्ट क्या है। ऑप्शन है टिप, हील, टैंग और सेफ एज। तो ये इसका आगे का पोर्शन होता है टिप, टैंग होता है जो उसके हैंडल के अंदर जाता है। ठीक है, हील हो गया ये वाला पोर्शन जहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहता है, ये हो गया हील। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। एज मतलब किनारा। ऑप्शन में क्या दिया है, सेफ एज, तो ये क्या हो जाएगा, सेफ एज। सेफ एज फाइल दी है बेसिकली आपको। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का नाम क्या है। देखिए, आपके सामने ट्राई स्क्वायर है और एक सरफेस की ये फ्लैटनेस जांच रहा है। फ्लैटनेस जांच रहा है ना कि सरफेस हमारा फ्लैट बनाए नहीं बनाए। तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं ट्राई स्क्वायर की मदद से वस्तु की समतलता की जांच करना, फ्लैटनेस जांच करना। बाकी ये जो बाकी ऑप्शन दिए हैं ये भी सारे ट्राई स्क्वायर के ही फंक्शन है। जैसे लाइन को 90 डिग्री पे मार्क करना, स्क्वायरनेस की जांच करना, जो आपका जॉब है उसको राइट एंगल में मापना। मगर फिलहाल ये इस ऑपरेशन में हमको दर्शाया गया है कि एक सरफेस है उसकी समतलता की जांच कर रहा है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फॉर्जिंग एंड कास्टिंग। कौन सा मार्किंग मीडिया को रफ फॉर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। जो मार्किंग मीडिया से लगातार 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, पिछले के 2 क्वेश्चन जो थे वो भी आपको बता देता हूँ। फिलहाल इसका आंसर क्या है, जो भी हमारी रफ फॉर्जिंग वगैरह होती है ना, कास्टिंग, उसमें हम वाइट वॉश करते हैं। जैसे आपके घर में जब रफ दीवारें होते हैं तो उसमें आप पहले पुट्टी वगैरह लगाते हैं ना वाइट, तो उससे ही आप समझ लीजिए जो भी हमारे रफ अगर हमको ये मार्किंग करनी होती है तो उसमें हम वाइट वॉश करते हैं। इसके बाकी जो 2 ऑप्शन है इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कल जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे उसमें पर्शियन ब्लू पूछा था, तो पर्शियन ब्लू को लेके क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा मार्किंग मीडिया है जो एकदम क्लियर लाइंस देता है, तो वो होता है पर्शियन ब्लू। ये कल हमने डिस्कस करा था, नीले रंग का होता है, जैसे घर में आप लोग नीली यूज़ करते हैं मिस्त्री वगैरह, तो पर्शियन ब्लू ही होता है, तो एक क्लियर लाइंस देता है एकदम। कॉपर सल्फेट के लिए क्वेश्चन पूछ चुका है, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, हमारा जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। तो इन तीनों से एक नया क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि 3 क्वेश्चन रिपीट हैं कि टॉपिक से। अगले क्वेश्चन में कहता है विच इज यूज टू फिनिश द रीशार्पन डिवाइडर पॉइंट। अगर आपका डिवाइडर पॉइंट का डिवाइडर देखा ही होगा आपने, बचपन से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, डिवाइडर वर्कशॉप में भी हम यूज करते हैं सर्कल वगैरह बनाने के लिए, इस तरह का होता है डिवाइडर। ठीक, इस तरह की यहाँ पे इसमें नोक होती है। तो अगर आपका डिवाइडर का पॉइंट घिस चुका है तो आप उसको किससे दोबारा बनाएंगे। तो ऑप्शन है हमने फाइल से, ग्राइंडर से, खुरचनी से, स्क्रैपर या फिर ऑयल स्टोन से। ठीक, तो जल्दी इसका आंसर कर दीजिए। कई बच्चों के मन में इसका आंसर घूम रहा होगा, ऑप्शन बी ग्राइंडर। तो जिनका भी ऑप्शन ग्राइंडर है वो इस तरह से इसको टिक करें और फिर काट दें। ठीक है, ग्राइंडर नहीं होगा, इसका आंसर है ऑयल स्टोन। ग्राइंडर इसका इसलिए नहीं है क्योंकि ग्राइंडर जो है बड़ी चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपको लेथ मशीन का टूल बनाना है, आपको ड्रिल बिट बनानी है, तब हम जाके ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। और जब बाकी हमारे छोटे मोटे टूल्स होते हैं जैसे डिवाइडर हो गया, इस तरह के जो टूल्स होते हैं उसके लिए हम ऑयल स्टोन का यूज़ करते हैं। एक तरह का पत्थर होता है ये।
ठीक है, आपने देखा होगा ये वो लोग घर में भी रखते हैं। इसमें पत्थर में इस तरह से उसको रगड़ते हैं डिवाइडर को, या और कोई चीज़ को शार्प हमको करना है तो ऑयल स्टोन होगा इसमें। ठीक, अगर इसमें यहाँ पे ऑप्शन में ऑयल स्टोन नहीं होता तब हम ग्राइंडर में टिक कर सकते थे, मगर अभी ऑप्शन में ऑयल स्टोन है तो इसका आंसर होगा ऑयल स्टोन। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन है आपके सामने लंबाई की जांच करना, कार्यखंड को सेट करना, ऑप्शन सी है कोण को मापना, ऑप्शन डी है गहराई को मापना। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए कि बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या होता है। सीधी सी बात है, चांदी का उपयोग आप क्यों करते हैं, कोण को मापने के लिए करते हैं। तो 96 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको फाइल दिखाई गई है, इसको आपको यूज बताना है। ठीक, तो सीधे इसको याद कर लीजिए, ये होती है हमारी टिंकर्स फाइल होती है। ठीक है, टिंकर्स फाइल। अब ये फाइल आपको देखने को कहाँ मिलेगी, ये फाइल आपको देखने को मिलेगी ऑटोमोबाइल वाले में, जहाँ भी गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं, कार वगैरह, वहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी टिंकर्स फाइल। कार की जब बॉडी ख़राब हो जाती है तो उसको ठोक पीट के ठीक किया जाता है, तो उस केस में टिंकर फाइल का यूज़ किया जाता है। तो उसको याद कर लीजिए, है टिंकर्स फाइल, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ होती है उनको ठीक करने के लिए। अगले क्वेश्चन में लिखा है 98 विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब्स, खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या फिर बेंच वाइस। तो खोखले सिलेंड्रिकल जॉब्स मतलब किसकी बात कर रहा है, थोड़ा सा ऑप्शन घुमाया इसने। ठीक है, अगर खोखले बेलनाकार जॉब का मतलब किसकी बात कर रहा है, पाइप की बात कर रहा है। पाइप क्या होता है, खोखला होता है और बेलनाकार आकार का होता है। तो पाइप पकड़ने के लिए आप कौन सी वाइस का यूज करते हैं, पाइप वाइस का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए फिर रिपीट हो गया, व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज टू कट कंड्यूइट एंड अदर थिन ट्यूब्स, कंड्यूइट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के लिए किस पिच का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है 0.8 mm। इससे भी आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले भी वीडियो में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो 0.8 mm का हम यूज़ करते हैं पतली कंड्यूट को काटने के लिए। कंड्यूट मतलब जो पतली ट्यूब्स होती है मेटल की, पिन जैसी सुई, रिफिल समझ लीजिए, पेन की रिफिल टाइप की जो होती है मेटल की, उनको कंड्यूट, टिन ट्यूब्स कुछ भी बोल लीजिए आप। तो 0.8 mm पिच होनी चाहिए। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इसमें कहता है विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स, विभिन्न प्रोफाइलों को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सॉ का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने पावर सॉ, सर्कुलर सॉ, कंटूर बेंड सॉ, और ऑप्शन डी है हॉरिजॉन्टल बेंड सॉ। तो अगर आपके सामने विभिन्न प्रोफाइल है, आपको अलग अलग प्रोफाइल की जॉब्स अगर काटनी है तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं इसका कॉन्टूर सॉ का। ठीक है, कॉन्टूर सॉ का, इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। इसके मदद से आप अलग अलग शेप के कॉन्टूर में, कंटूर का मतलब शेप ही होता है बेसिकली, अलग अलग कॉन्टूर के शेप इससे काट सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्टूर बेंड सॉ, जो हमारी अलग अलग आकार, अलग अलग प्रोफाइल के काटने के लिए उपयोग होता है। ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। इसी तरह के बाकी जो भी क्वेश्चन हैं रोज़ रात को 9 बजे हम अपलोड करेंगे। आप हमको रोज़ रात को 9 बजे इसी तरह से मिलते रहिए। ठीक है, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए भी और आगे के लिए भी, क्योंकि हम पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके लेके चल रहे हैं। तो ये थी आज की हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आपने दोस्तों से शेयर कीजिए और उनको ये बोलिए कि रात को 9 बजे आके हमारे साथ इस तरह से क्वेश्चन लगा सकते हैं। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।